मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत आज हम लोग तीसरा क्लास ले रहे हैं। तो आज हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद ध्रुव होते हैं, मुख्य अक्ष होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं, वक्रता त्रिज्या होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ किसी दर्पण में किसी वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखने पर उनका प्रतिबिंब कहां कहां बनता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने एक चित्र पहले से बना रखा है। हम पहले चित्र को एक्सप्लेन करते हैं। ये आप समझ रहे हो किस प्रकार का दर्पण है। इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है, तो यह एक प्रकार का दर्पण है। यह एक अवतल दर्पण है। यह कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसमें देखो, प्रकाश की किरण इस तरह से परावर्तित हो रही है, ये जा रही है, टकराने के बाद यह एक बिंदु से होकर के गुजरती है। यह बिंदु आपका फोकस है। अच्छा, ये देखो, दर्पण के बीचों बीच एक रेखा जा रही है। दर्पण के बीचों बीच एक रेखा जा रही है, तो इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है? मुख्य अक्ष। उसके बाद आप देखिए, ये जो आप रेखा देख रहे हो, यह जो है दर्पण को P बिंदु पर काट रही है। तो P का मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव होता है। तो ये जो आप देख रहे हो दर्पण, यह दर्पण का जो सतह होता है उसका बिल्कुल बीच में जो स्थित बिंदु होता है, यानी मध्य बिंदु, उसको हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो ध्रुव होता है, यह दर्पण का ज्यामितीय केंद्र भी होता है। क्या होता है? ज्यामितीय केंद्र। अच्छा, उसके बाद ये देखो वक्रता केंद्र। यहाँ पर आप देखो वक्रता केंद्र, इसको जरा सा एक्सप्लेन करते हैं। केंद्र आप जानते हो, यहाँ पर हम साइड में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हो गया आपका एक वृत्त। वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है आपका केंद्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त से समझिएगा तो आपको केंद्र आसानी से समझ में आएगा कि वक्रता केंद्र का क्या मतलब होता है। तो हमने एक वृत्त खींचा, तो वृत्त का केंद्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो वृत्त, जिस तरह से वृत्त में एक केंद्र होता है, वैसे ही एक गोले में भी केंद्र होता है। वह भी केंद्र बिल्कुल कहाँ स्थित होता है? बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। ठीक है, तो ये जो इसको हम गोला ही माने, तो यह गोला का केंद्र हो गया। तो गोला, इसको हम यदि हम खोखला गोला भी मानेंगे तो उसका केंद्र बीच में ही स्थित होगा। आप जानते हैं दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का ही एक हिस्सा होता है। तो हम इस खोखले गोले को मान लिया जाए इस तरह से, इस हिस्सा को समझ कर कैसे काट दें। अभी समझ लो ये नहीं है। ठीक है, ध्यान दो कैसे हम लोग वृत्त का जो दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसको डिफाइन करने के लिए कैसे हम लोग एक गोले का सहारा ले रहे हैं, उसको जरा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये देखो, इसको यदि हम लोग इस तरह से उसी दिशा में, जिस दिशा में यह वक्र टाइप का हो रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ाएं तो यह एक गोले का रूप लेता है ना। तो गोले का त्रिज्या, तो गोले का केंद्र तो यही होगा। और इसको यदि हम इस तरह से काट भी दें तो उस स्थिति में भी उसका केंद्र यही होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हो दर्पण, इसको यदि हम लोग इस तरह से आगे बढ़ाएं तो यह एक क्या हो जाएगा? यह एक खोखला गोला हो जाएगा। तो उसी गोले का जो केंद्र होगा उसी का नाम होगा वक्रता केंद्र। समझ में है? तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र कि गोलीय दर्पण जो है वह जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसी खोखले गोले के त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। कौन सा खोखला गोला? वह खोखला गोला जिसका भाग वह दर्पण होता है। तो
खोखले गोले का केंद्र हो जाएगा वक्रता केंद्र, और खोखले गोले की त्रिज्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। केंद्र का अंग्रेजी हो गया सी, इसीलिए इसको सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, इसीलिए इसको सी से सूचित करते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या हो गया, ये सारा चीज हमने डिफाइन कर दिया। अब एक शब्द आता है फोकस। देखो फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष को दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए काटती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु जिस पर दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का किरण उस बिंदु को काटती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। अब देखो ये जो आपका ध्रुव है, ध्यान रखिएगा ये चीज, ध्रुव यहां से जितना भी दूरी होता है दर्पण के अंतर्गत, जितना भी दूरी होता है सारा दूरी कहां से नापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे सवाल ये पूछे कि दर्पण में कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है, तो वह कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन सब लिख दी है, एक बार डेफिनेशन भी पढ़ देते हैं। यहाँ पर आपको हम सारा पद समझा चुके हैं, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक पद और बाकी रह गया था, ये देखो वस्तु हो गया, वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर बना है आई। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माना वस्तु या बिंब। आई फॉर इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब। ये इतना बड़ा था, उसका प्रतिबिंब उससे छोटा बना। हालांकि आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसी वस्तु को विभिन्न परिस्थितियों में रखने पर उसका प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, वो किस तरह का प्रतिबिंब होता है, वो कहां पर बनता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्रुव। किसी दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। किसी दर्पण के सतह, ये दर्पण हो गया, उसका सतह, ये सतह हो गया, उसका जो मध्य बिंदु होगा उसी को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इसको पी से सूचित किया जाता है। एक पॉइंट इसमें और लिखना भूल गए थे, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से, ध्रुव ब्रैकेट में पी लिख देते हैं, से मापी जाती है, ये लिख लीजिए। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जैसे वक्रता के अंदर था, सेम डेफिनेशन वक्रता त्रिज्या का। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फिर इसको दूसरा शब्द में कहते हैं कि किसी दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का अंग्रेजी रेडियस होता है, इसीलिए इसको कौन सी से सूचित करते हैं? इसलिए इसको आर से सूचित करते हैं। चलिए 3 पद, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए कुछ और डेफिनेशंस पर चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, इसका दूसरा नाम है प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या हुआ? देखो मुख्य अक्ष होता है ये जो वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, किसी दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। प्रधान अक्ष कहा जाता है। देखिए ये प्रधान अक्ष का मतलब यहां से लेकर सिर्फ सी तक दूरी नहीं हुआ, बल्कि ये सारा जो भी इस रेखा से होकर के गुजरती है, मतलब ध्रुव और सी यानी वक्रता केंद्र, इस दोनों से होकर के जो भी रेखा गुजरती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, अब चलते हैं फोकस पर। फोकस फोकस जिसको नाभि भी बोलते हैं, फोकस। तो चलते हैं उसके डेफिनेशन पर। किसी दर्पण में प्रकाश की किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस या नाभि कहा जाता है। देखिए एक शब्द लिखे हुए काटती हुई प्रतीत होना, ये होता है। यहाँ पर हम चित्र सिर्फ समझने के लिए भी बना रहे हैं। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या होता है, ये प्रकाश का किरण गया, यहां से टकराएगा तो इस तरह से होगा। तो यह इस तरह से जो काट दिया, तो यह तो अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उसी सीधा में इस तरह से बढ़ाते हैं। ऐसे लग रहा है कि यह जो है यहां से प्रकाश का किरण आ रहा है। तो ये प्रतीत होना हुआ, ये क्या हुआ, प्रतीत होना हुआ। तो यह जो है उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए फोकस या नाभि हो गया, और ये वाला जो है फोकस हो गया अवतल दर्पण के लिए। ये काट रही है और ये काटती हुई प्रतीत हो रही है। चलिए इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। कैपिटल F से सूचित किया जाता है
ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। इसका लगभग सारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। चलिए प्रतिबिंब का डेफिनेशन हम पहले भी लिखा चुके हैं। अब चलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। फोकस दूरी। फोकस दूरी जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि दर्पण में जितना भी दूरी मापा जाता है सब कहां से मापा जाता है? ध्रुव से मापा जाता है। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी। इसको दूसरा नाम है फोकस दूरी को हम लोग फोकसांतर भी कहते हैं। फोकसांतर, या इसका तीसरा नाम है नाभ्यंतर, अंग्रेजी इसका फोकल लेंथ। किसी दर्पण में ध्रुव और एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। लिख लिए? तो ये था महत्वपूर्ण डेफिनेशंस। अब चलते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब पहले समझ लो कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेंगे किन किन कंडीशन में बनेंगे, ये आप समझ लो बढ़िया से। ये अवतल दर्पण हो गया। इसमें यहां पर आपका फोकस होगा। फोकस का दोगुना जो है वो वक्रता केंद्र होता है, या फिर डिस्टेंस का बात करें तो वक्रता त्रिज्या होता है। इस तरफ का क्षेत्र अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अब देखिए किन किन परिस्थितियों में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज अनंत पर। सबसे पहला वस्तु को कहां रखेंगे? अनंत पर। दूसरा अनंत से खिसकाएंगे तो C और अनंत के बीच में। ये हो गया बीच नंबर, ये बीच वाला भी हिस्सा हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा डायरेक्टली C पर रखेंगे, ये तीसरा पार्ट हो गया। देखिए खिसका रहे हैं पहले अनंत पर, फिर अनंत और C के बीच में, फिर आप चलेंगे C और F के बीच में, चौथा, फिर F पर चलेंगे, पांचवा, फिर F और ये ध्रुव होता है उसके बीच में। तो कितना कंडीशन हो गया? 6 कंडीशन हो गया। तो इन 6 कंडीशन में वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
कहां पर? इन 6 कंडीशंस में। ठीक है, तो इन 6 कंडीशन में हम लोग वस्तु को कहां कहां रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यह बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किसी वस्तु को अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब बनने की स्थिति का किरण आरेख खींचिए। ठीक है, या फिर किसी वस्तु को C पर रखने पर, यानी C मतलब वक्रता केंद्र पर रखने पर उसके प्रतिबिंब बनने की स्थिति का किरण आरेख खींचिए। ठीक है, ये सारा चीज आपको दिया हुआ रहता है। तो इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। 6 कंडीशन आप समझ गए कौन कौन से होते हैं। चलिए आप इसको मिटा रहे हैं। एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर एक जनरल मैटर है, उसके बाद चलेंगे थी पर 6 कंडीशन पर चलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे वस्तु को हम लोग दर्पण के करीब लाते हैं वैसे वैसे उसका आकार, उसके प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। इसको आप जनरल एग्जामिनेशन में ऐसे समझे कि मान लिया जाए कि कोई जगह पर बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है या फिर कोई प्रोग्राम चल रहा है और वो फ्री सेवा है, तो फ्री सेवा में तो लोग जुटते ही हैं। मान लिया जाए आपको पता चला बाद में, तब तक पहुंचे आप देखें कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था, तो आप क्या करोगे? आप पहले जो है कोशिश करोगे कि किसी तरह से हमको नजारा दिख जाए, है कि नहीं? आप नजारा देखने का कोशिश करोगे। उसके बाद जब आप लगेगा कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आप क्या करोगे? धीरे धीरे भीड़ को खिसकाओगे और कोशिश करोगे आगे बढ़ने का। मान लिया जाए अब आपको आगे में बहुत अच्छे से दिख रहा है, आप आगे पहुंच गए। अब क्या कीजिएगा? देखते देखते आप थक गए, तो कोशिश क्या कीजिएगा कि किसी तरीके से अब जो है खड़ा थक गया, थोड़ा सा बैठने का जगह मिल जाए। ठीक है, देखो पहले आप बहुत भीड़ में थे, उसके बाद धीरे धीरे अपना डायमीटर बढ़ाए, उसके बाद जब थक गए तो और डायमीटर आप बैठने का व्यवस्था करने लगे, वो भी आपको मिल जाएगा क्योंकि आप बहुत पहले से वहां पर डटे हुए हो, तो मिल जाएगा। और जब बैठने का व्यवस्था मिल जाएगा तो आप कोशिश करोगे पसरने का, आराम से बैठने का। आसपास वाला आपको कुछ कहेगा अभी तो आप उसके बात को कोई वैल्यू नहीं दोगे क्योंकि जान रहा है कि आप बहुत पहले से हो। तो बैठोगे, उसके बाद जब पसरने का मौका मिलेगा तब सोचोगे थोड़ा सा सो करके देख लेते हैं। मतलब क्या कि जैसे जैसे कंडीशन बढ़ते जा रहा है, आप अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए अपने आकार को बिल्कुल आरामदायक अवस्था में लाना चाहते हो। जस्ट लाइक यहाँ भी वही होता है कि जैसे जैसे वस्तु को हम लोग दर्पण के आसपास, दर्पण के नजदीक लाते हैं तो उसका आकार धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग। खैर देखते हैं। तो पहला नंबर कंडीशन, फर्स्ट नंबर कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। सबसे पहले कहां पर रखे वस्तु को? अनंत पर। देखिए अनंत पर कैसे क्या करना है। ये हो गया आपका दर्पण, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब देखो अनंत का मतलब है कोई निश्चित दूरी नहीं है कि कहां पर रखा हुआ है, इसीलिए अनंत के लिए इस तरह से प्रकाश का किरण टकराएगा। 2 को लाइएगा अनंत के लिए, एक ऊपर से हम उसी डिस्टेंस में नीचे भी। ठीक है, ये प्रकाश का किरण ऐसे ऐसे जा रहा है। जाने के बाद यह जो है टकराएगा, यहां भी यह टकराएगा। तो अब देखो जहां पर टकराया वहीं पर आपका प्रतिबिंब बना। तो अनंत का मतलब ये देखो इतना बड़ा साइज, लेकिन दूर पर है तो इसका मतलब साइज बड़ा है, लेकिन यहां पर काट रहा है तो उसका साइज कुछ पता चल रहा है, बहुत ही छोटा। तो यहां पर लिखेंगे चित्र बनाने के बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ध्यान रखिएगा।
कंपटीशन वाले के लिए भी ये जरूरी है, और जो पढ़ रहे हो तो वो तो खैर जरूरी है ही। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पहले स्थान लेते हैं। तो पहला नंबर हो गया, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक, दूसरा उसका साइज क्या है, साइज क्या है, साइज जो है वो वस्तु से बहुत छोटा है, यहां लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा। तीसरा, यह चूंकि वास्तविक कटान से बनता है इसीलिए वास्तविक लिखेंगे, और जो वास्तविक होता है वह उल्टा होता है, तो वास्तविक और उल्टा एक में ही लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब देखो पहले क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब जो बना वो बहुत ही छोटा बना। अब क्या बोले, अब यहां से खिसका करके अनंत से सी और अनंत के बीच डालेंगे, यानी थोड़ा सा वस्तु को खिसकाएंगे तो आकार क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 2, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि जब वस्तु को अनंत पर, अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वह वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए केस नंबर दूसरा पर चलते हैं। ये पहला था, दूसरा, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। चलिए केस 2 पर चलते हैं। ये रहा आपका दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये हो गया अक्ष, मुख्य अक्ष, ये फोकस, ये सी, यहाँ पर पी, बीच में ध्रुव हो गया। चलिए देखिए, अब जो है अनंत से उठा करके हम लोग यहाँ पर डालते हैं, सी पर डालते, सी के बाद डाले हैं, सी के बाद वाला हिस्सा अनंत कहलाता है, तो अनंत और सी के बीच में। अनंत वाले में तो पता ही नहीं चलेगा साइज का कि किस साइज का वस्तु है, बस इसीलिए यहाँ पर कोई साइज नहीं रखे, लेकिन अब से साइज रखना शुरू किया। चलो देखो, ये है पहला, तो टकराएगा। प्रतिबिंब बनाने का यही तरीका है कि पहला जो है डायरेक्ट दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होते हुए परिवर्तित हो जाती है, और दूसरा को सी से ही गुजारना है। ये देखो, सी से आपको गुजार देना है, ये ठीक है। देखो पोजीशन, यहां पर कटा, यहां पर इस तरह से गति दे दो। देखो पहले तो बहुत छोटा था, अब देखो वस्तु इतना बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब उससे थोड़ा सा छोटा है। तो अब वस्तु का अंग्रेजी ऑब्जेक्ट होता है, प्रतिबिंब का अंग्रेजी इमेज होता है, तो वो हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके लिए भी लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। शायद आप समझ रहे हो, प्रतिबिंब की स्थिति पहला नंबर कहां पर बन रहा है, ये देखो, तो सी और एफ के बीच बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, राइट। दूसरा नंबर देखो क्या है, वस्तु साइज, दूसरा नंबर साइज। साइज कैसा है कि वस्तु से छोटा है, यहां पर लिखेंगे वस्तु से छोटा, राइट। तीसरा नंबर चलते हैं, सी नंबर कैसा है, वस्तु जो है उल्टा बन रहा है, ये देखो उल्टा बन रहा है, तो उल्टा होगा तो ये वास्तविक होगा, तो ये लिखना है वास्तविक एवं उल्टा। नीचे बन रहा है इसीलिए उल्टा लिखे। तो ये था दूसरा, पहले अनंत पर रखिए, उसके बाद थोड़ा सा खिसका है, अब थोड़ा सा खिसका करके सी पर डालेंगे। देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रतिबिंब का साइज बढ़ रहा है, पहले तो बहुत छोटा था, अब छोटा हुआ, इस बार जो होगा वह लेवल में आ जाएगा, बराबरी पर।
चलो केस नंबर तीसरा पर चलते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, केस नंबर ये तीसरा है। ये रहा ये फोकस, ये हो गया सी। ठीक है, तो देखो यहां से टकराने के बाद यह फोकस से होकर के जाते हुए यहां पर इस तरह से जा रहा है, राइट, पहला। और दूसरा कहां से जाता है? दूसरा तो फोकस से ही जाता है। ये देखो फोकस से गया और इस तरह से टकरास करके ऐसे लौट जाएगा। ठीक है, पहला इस तरह से टकराया, दूसरा ऐसे टकरा करके दर्पण से ऐसे लौट आया। तो ये यहां पर कट रहा है कि नहीं? सी पर ही कट रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पहला नंबर भाई बात करते हैं कहां पर बन रहा है। तो कहां बन रहा है? देखो कहां बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, यानी सी पर रखे थे तो सी पर ही बना। तो यहां पर सी को बोलेंगे वक्रता केंद्र पर, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब है। तो यहां पर लिखेंगे वस्तु के समान या वस्तु के बराबर। साइज कैसा है? वस्तु के बराबर। तीसरा नंबर, नीचे है उल्टा हुआ है तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण में कहां पर रखने पर उसका प्रतिबिंब समान साइज का यानी समान आकार का आता है। तो कहां पर? सी पर रखने पर ही समान आकार का आता है। ठीक है, तो आपको बताना है ना कि जैसे जैसे हम खिसका रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रतिबिंब का साइज बढ़ रहा है। अभी पोजीशन देखो कहां से आएगा, सी से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब सी से आगे बढ़ने का मतलब सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो कंडीशन नंबर चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो। चलिए हाँ, चलते हैं चौथा नंबर चित्र पर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, बीचों बीच एक रेखा जा रही है। ये हो गया मुख्य अक्ष, जहां पर कटा वो हो गया पी यानी पोल यानी ध्रुव। ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, चलिए कंडीशन चेंज होते जा रहा है। ये देखो इस बार यहां पर रखें। ठीक, अब देखो यहां पर जब रखे तो सबसे पहला जो है ऐसे टकराएगा, टकरा रहा है ना। तो टकराने के बाद ये देखो फोकस से गुजरेगा
ठीक है। और दूसरा कैसे गुजरेगा, दूसरा आप जानते हो सी से होकर गुजरेगा, तो सी से होकर ऐसे आप गुजारिएगा ताकि वह दर्पण से टकरा जाए। और इसको आगे बढ़ाइएगा, यह भी आगे बढ़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर काट रहा है, देख लो कंडीशन। चलिए देखिए यहां पर कट रहा है। अब लिखते हैं हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति। पहला नंबर देख लो कहां पर, पहले तो जगह हम लोग लिखते हैं तो सी के तो बाहर है, सी के बाहर है, तो सी के बाहर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो अनंत में तो ये दिख रहा है ना, अनंत में यह दिख रहा है शायद, तो लिखेंगे सी और अनंत के बीच ये बना वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, यह पहला कंडीशन हुआ। दूसरा नंबर साइज देखो भाई, साइज तो बढ़ेगा, पहले तो छोटा था, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद बराबरी पर पहुंचा, अब उससे आगे निकलने का होड़ शुरू हुआ। तो ये हो जाएगा वस्तु से बड़ा। बड़ा तो देख ही रहा, देखो वस्तु इतना को है, उसके तुलना में ये इतना बड़ा है, वस्तु से बड़ा हुआ, बहुत बड़ा इसको भी नहीं बोलोगे, वस्तु से बड़ा। तीसरा नंबर इसका पोजीशन देख लिए, वस्तु से बड़ा हो गया। अब यह जो है किस तरह का है, इसका प्रकृति, तो प्रकृति हो गया वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पर चलते हैं। ये चौथा हो गया, पांचवा नंबर पर अब आप समझ सकते हो कि वस्तु को कहां पर हम लोग रखेंगे, किसका रहे धीरे धीरे, सी से इस दोनों के बीच अब कहां पर रखेंगे, फोकस पर। तो यह लिखेंगे जब वस्तु फोकस पर, कहां हो, फोकस पर। अब यहां पर एक बात हम आपको याद दिला दें ताकि आपको याद रहेगा ऑब्जेक्टिव आसानी से। अब देखो एक कंडीशन आपको दिया गया था कि जिसमें वस्तु को कहां रखे थे, जिसमें वस्तु को अनंत पर रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। अब ठीक उल्टा स्थिति आ रहा है, जब आप फोकस पे रखोगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। ठीक, यह दोनों कंडीशन एक दूसरे का विपरीत है, यानी वस्तु को अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वस्तु को फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखते हैं कैसे बन रहा है, कंडीशन को समझते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया पी, चल ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, ठीक है। तो वस्तु को हम लोग कहां रख रहे हैं भाई, फोकस पर रख रहे हैं। चलो तो पहले क्या होगा, ये गया टकराया, टकराने के बाद इस तरह से फोकस पर से आकर के आगे बढ़ रहा है। दूसरा देखो, दूसरा ऐसे जाएगा, देख लो ध्यान से देखो, आपको अपने समझ में आ जाएगा पोजीशन हो क्या रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है आपको खुद समझ में आ जाएगा।
क्या आपको लग रहा है कि यह आगे कहीं भी मिलने वाला है? यह आगे कहीं भी मिलने वाला नहीं है। यह कहीं भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह हमेशा समांतर रेखा की तरह आगे बढ़ रहा है। यह कैसे आगे बढ़ रहा है? एक समांतर रेखा की तरह आगे बढ़ रहा है। ये कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इसको पीछे भी बढ़ाएंगे तो पीछे भी यह समांतर ही जाएगा। तो इसलिए यह कहाँ मिलेगा उसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि ये नीचे जा रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। जगह कहां पर बनेगा? चूंकि उसका कोई पता नहीं है, चूंकि आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे कहां पर बनेगा यह प्रतिबिंब? अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर। ठीक है, चलो लिखते हैं पहला नंबर। यह अनंत पर बन रहा है, पहला स्थान लिखे। दूसरा साइज लिखेंगे, और जो कि अनंत पर बन रहा है तो इसका मतलब वस्तु से बहुत बड़ा हो रहा है। और तीसरा इसका जो प्रकृति होगा वह वास्तविक एवं उल्टा। ये था कंडीशन नंबर, बल्कि ये 5वां था। चलिए कंडीशन नंबर 6 पर चलते हैं। कंडीशन नंबर 6 पर देखते चलो भाई। वस्तु को हम खिसका रहे हैं खिसका रहे हैं खिसका रहे हैं। तो इस बार फोकस पर रखे थे, तब फोकस के भी आगे करेंगे। तो फोकस के आगे करेंगे तो P और F के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। तो अगला पोजीशन हो गया 6 नंबर। जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच में रहेगा। फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए बनाते हैं मैपिंग इसका। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, बीचों बीच ये रेखा जा रही है। ये हो गया आपका पोल यानी ध्रुव हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। चलिए वस्तु को यहां पर रखते हैं कि वस्तु को रखें। ठीक, तो ये टकराएगा। देखो कैसे जाएगा। ये टकराया, टकराने के बाद यह पहला तो कहां से जाएगा? फोकस से होते हुए आगे बढ़ेगा ऐसे करके। थोड़ा पसीना आ रहा है, जिस वजह से आप लोगों को यह ठीक से थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, ये तो हो गया। आप दूसरा को सी से ऐसे मिलाते हुए, वस्तु से मिलाते हुए ऐसे करना है। देख रहे हो? तो ये क्या हो रहा है? इसका पोजीशन यह लगातार फैलते जा रहा है। ये क्या हो रहा है? लगातार फैल रहा है। इसका मतलब जब इधर जाने से फैल रहा है तो पीछे जाने से यह सिकुड़ेगा। तो इसको पीछे भेजते हैं। देखो ये अपने अथी में जो है पीछे जाएगा डॉट डॉट के तरह। देखो ये मिल गया। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बस ये देखो डॉटेड लाइन से पीछे हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कट रहा है। तो अब देखो इसको यदि हम ऐसे करके मिला दें तो ये हो गया आपका इमेज आई। ये हो गया आपका वस्तु ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये आपको सीधा मिलाना है। हाँ, तो ये हो गया। देखो इसमें प्रतिबिंब का जो स्थान है वो कहाँ पर है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो पहला नंबर यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले प्लेस, तो प्लेस कौन सा है, प्लेस है दर्पण के पीछे। दूसरा नंबर प्लेस के बाद साइज कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। वास्तविक है या काल्पनिक है, तो ये तो आपको सीधा पता चल रहा है कि यह जो है ये सीधा है, ऊपर की तरफ बन रहा है तो सीधा है, तो सीधा होगा तो काल्पनिक या आभासी होगा, आभासी एवं सीधा। ठीक है, ये 6 कंडीशन आप लोग पढ़े। अब इसको जरा सा मिटा देते हैं, उसके बाद तेजी से हम 6 पर रिवीजन करवा देते हैं आपको। चलिए, तो हमने जो अभी डिस्कस किया कि 6 विभिन्न कंडीशन में वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है। तो आपने देखा कि हर एक स्थिति में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के करीब ला रहे हैं, प्रतिबिंब का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो शुरू वाला 5 जो कंडीशन था, पहले वस्तु से थोड़ा छोटा हुआ, फिर अगला में क्या था, वस्तु से पहले तो बहुत छोटा था, फिर वस्तु से थोड़ा छोटा हुआ, फिर वस्तु के बराबर हुआ, फिर वस्तु से बड़ा हुआ, फिर वस्तु से बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो यह 5 कंडीशन था, और इस 5 कंडीशन में क्या था, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता था। जबकि सबसे अंतिम कंडीशन में क्या हुआ, कि सबसे अंतिम कंडीशन में प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़ा बना, लेकिन उसका साइज कैसा था, उसका साइज वस्तु से बड़ा था, और वह बन कहाँ रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। बाकी सब आगे बन रहा था, लेकिन यह दर्पण के पीछे बन रहा था, और यह जो है काल्पनिक और सीधा था। ठीक है, यह था 6 कंडीशन। अब यही चीज आपको अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण में यदि पूछ ले तो कैसे बनाओगे। तो उत्तल दर्पण में इतने सारे कंडीशंस नहीं है, इसमें सिर्फ उत्तल दर्पण में 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस हम यहाँ डील कर रहे हैं। अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण पर चलते हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, देखो उत्तल दर्पण में एक, इसमें बोर्ड एग्जाम में यही आपको ये हो गया आपका ध्रुव। इसका सारा चीज फोकस हो, चाहे वक्रता केंद्र हो, ये इधर होगा, क्योंकि ये देखो ये जो बनेगा वृत्त या फिर गोला जो बनेगा वो उस साइड बनेगा। जब उस साइड बनेगा तो केंद्र भी उसी साइड होगा। तो इसमें ये देखो वस्तु लिए, बस इसमें एक ही कंडीशन आपको दिखाना है। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शाएं, तो यही आप दर्शाइएगा। तो ये ऐसे क्या होगा, ये पहला टकराया, सबसे पहले टकराएगा, टकराने के बाद इस तरह से ऐसे करके ये कर लेना है। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिला देंगे फोकस को होते हुए, ऐसे करके, ठीक है। यानी ये लग रहा है कि यह किरण जो है फोकस से टकरा करके आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है, इस बिंदु को यहां से सी से मिलाना है। तो ऐसे करके यहाँ पर तो ऐसे सीधा लाइन जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, सीधा ही, मतलब इसमें कोई डॉटेड नहीं। लेकिन जैसे दर्पण के पीछे जाएगा से डॉटेड लाइन से मिलाइएगा सी को, डॉटेड 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 होते हुए,
ठीक है। अब देखो यहीं पर मिला, यहां पर ऐसे डॉटेड करके मिला दो। देखो पोजीशन आपको समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। पहला नंबर इसका क्या हो रहा है, देखो वस्तु से छोटा हो ही रहा है, और कहाँ बन रहा है, ये हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है। ध्रुव एवं फोकस के बीच। दूसरा नंबर पर चलते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है, ये पहला कंडीशन था, समझ लो बीच लिखा हुआ है। दूसरा वस्तु से छोटा हो रहा है, वस्तु से छोटा हो रहा है। और तीसरा सीधा हो रहा है, जब ऊपर ही बन रहा है तो काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक एवं सीधा। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, तो कल मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास के साथ। आप लोग जितना भी हमने पढ़ाया आज सबका नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग कल एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।